जय हिंद दोस्तों, चलिए हम आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका यूपीएससी, बीपीएससी और आपका अदर स्टेट में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, उस समय का संविधान की प्रस्तावना में था आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। जबकि देखिए आपका ऑप्शन सी में क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये आपका ऑप्शन सी तो होगा नहीं। ऑप्शन डी में देखिए आपका यहाँ क्या है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही आपका समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया था। यानी आपका पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द ये दोनों आपका मूल संविधान में नहीं था। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, जो आपके मूल संविधान में था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और आपका पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना क्या है। क्वेश्चन सेकेंड है कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना क्या है। ऑप्शन ए है कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ऑप्शन बी है कि संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। ऑप्शन सी है कि संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कोई अन्य भाग। ऑप्शन डी है कि संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आपका ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही है। देखिए आपका यह क्वेश्चन यूपीएससी में आपका आईएएस वाले एग्जाम में आपका 2020 में पूछा गया था, यानी यूपीएससी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, ये आपका फैक्चुअल फैक्ट नहीं पूछता है। यूपीएससी हमेशा आपका कंसेप्चुअल फैक्ट पूछता है, आपका जो कंसेप्ट पर क्वेश्चन आता है उसी को पूछता है, वो फैक्ट नहीं पूछता है। इसलिए आपका इतना अच्छा क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने पूछा है। क्वेश्चन थर्ड है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा है। देखिए आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। जहाँ विधि नहीं होगा वहाँ स्वाधीनता भी नहीं होगा। ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो ये आपका उद्देशिका यानी प्रस्तावना में यह दिखाई देती है, प्रतिबिंबित होती है। ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, यानी कौन सा जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। देखिए विचार की स्वतंत्रता इसका उल्लेख है प्रस्तावना में, और आपका आर्थिक स्वतंत्रता इसका उल्लेख नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, विचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है और विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन का 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी न्याय की व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय की बात कही गई आपका भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। क्वेश्चन का 7 है, क्वेश्चन 7 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा कहते हैं। उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार किया था। ये किताब का केशवा भारती विवाद में, ऑप्शन आपका डी होगा, केशवानंद भारती विवाद में इसे स्वीकार किया था कि प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान का अंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, यानी भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो ये करता है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो सामाजिक न्याय का उल्लेख है प्रस्तावना में, राजनीतिक न्याय का भी उल्लेख है और आर्थिक न्याय का उल्लेख है, लेकिन कहीं भी धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है, ये कहा गया था आपका बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है और आपका धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है कि निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये आपका गलत है। बी है कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही संविधान में विद्यमान थी, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये आपका सही है। ये आपका सही है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो आपको देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत के लोग किसी भी धर्म मानने के लिए वो स्वतंत्र है। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है बंधुत्व, तो ये आपका सम्मिलित था। समानता ये भी था और संप्रभुता ये भी था, लेकिन अखंडता शब्द, ये शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया आपका 1975 में क्या शामिल था, तो अखंडता शब्द आपका 1975 में शामिल नहीं था, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो ये संविधान की प्रस्तावना में करता है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? ये कहा था के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली यानी के.एम. मुंशी ने कहा था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ये फिर आपका क्वेश्चन आ गया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में क्या थी। देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी में क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, तो ये आपका तो नहीं था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये आपका बी तो नहीं होगा। सी है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है। देखिए डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है, ये शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका ऑप्शन सी जगह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। आपका देखिए ऑप्शन ए है
कि प्रभुता संपन्न गणराज्य, बिल्कुल सही है। बी है लोकतांत्रिक गणराज्य, आपका 1 और 2 तो होगा। 3 है समाजवादी गणराज्य, ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, ये आपका मूल संविधान में नहीं था। आपका 3 में है धर्मनिरपेक्ष, ये भी आपका यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, ये भी आपका मूल संविधान में नहीं था। तो आपका 1 और 2 ही होगा इसका आंसर, केवल 1 और 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपको कितना बार बता चुके हैं, यह आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है यानी प्रस्तावना के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि उद्देशिका संविधान का एक अंश है, बिल्कुल सही है। बी है कि इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ये भी सही है। सी है कि 1976 में उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये भी सही है। डी है कि शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका पंथ निरपेक्ष मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। इसे शामिल किया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यानी आपका ऑप्शन डी ही इसमें गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही है। 2 है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल सही है। आपका 3 है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी आपका ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन ए होगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में कर रहा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपका 1 है कि उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 आपका सही है। 2 है कि उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। आपका 3 है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपनाया गया था, ये भी सही है। आपका 1, 2, 3 तो सही है, 1, 2, 3 सही है। आपका 4 क्या है कि उद्देशिका भारत के नागरिकों को मूल अधिकारों को समाहित करती है, ये आपका गलत है। 1, 2, 3 यानी आपका ऑप्शन ए होगा, 1, 2, 3 आपका सही है। एक चीज़ यहाँ देखिए आपका क्या कहा गया कि उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। देखिए उद्देशिका यानी प्रस्तावना आपका कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहा जाए तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना आपको अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़ा गया था, तो ये आपका यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई, बिल्कुल सही है। आपका 2 है कि प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जा सकता, ये आपका गलत है। प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं, यानी आपका 2 क्या है, गलत है। आपका हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन आपका ए है केवल आंतरिक मामले में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, ये आपका गलत है। 2 है कि केवल बाह्य मामले में, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी है कि आंतरिक एवं बाह्य मामले में सर्वोच्च एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, बिल्कुल सही है। यानी भारत आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, ये लेने की शक्ति उसे प्राप्त है। उसीलिए कहा गया है कि भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी वो अपना निर्णय खुद यानी स्वयं लेगी, किसी के दबाव में नहीं लेगी। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया, बिल्कुल सही है। 2 है कि बेरुवाड़ी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया, ये आपका गलत है। देखिए, बेरुवाड़ी संघ मामले में प्रस्तावना को असंशोधनीय बताया गया था कि उसे संशोधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, ये कहा था आपका बेरुवाड़ी संघ में। तो आपका यानी 1 सही है, 2 आपका गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। ऑप्शन आपका डी होगा, यानी सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है कि प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। आपका जगह ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि न्याय में समृद्ध सभी पक्ष यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो ये क्या आपका रूस के संविधान से। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, यानी ये आपका ऐसे रूसी क्रांति से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उनके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र हो। तो उसका यानी उक्त कथन किनका है? ये कथन है यानी भीमराव अंबेडकर जी का। ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद किस स्वरूप को अपनाया है? यानी भारतीय संविधान में समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया है? तो भारतीय संविधान समाजवाद के लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया है, लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो भारत में आपका लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, जबकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी आपका प्रस्तावना संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? यानी उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया आपका, याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को यानी उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन आपका ए होगा। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए होगा। तो ये था आपका यानी प्रस्तावना से महत्वपूर्ण 36 प्रश्न जो आपका यूपीएससी और आपका बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में आपको पूछा गया प्रश्न था। तो सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए 10 आप वन लाइनर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 100 आप यदि वन लाइनर क्वेश्चन बनाते हैं, इससे अच्छा आप है कि 10 क्वेश्चन ही आप थोड़ा कंसेप्ट लेवल का बनाइए। इससे आपका क्या होता है, एक ही क्वेश्चन से आपका बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक ही क्वेश्चन से आपका बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा आप डीप में यानी जो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसे सोल्व कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।